हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था कि 1 जून को सेकेंडरी क्लास पार्ट 2 बायोलॉजी के लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज चूँकि 1 जून है एंड एज पर प्रॉमिस बायोलॉजी का जो चैप्टर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम होम्योस्टेसिस है, उसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको आपने पहले सुना हुआ ना हो, ठीक है। आपने जो है वो 10th की बायोलॉजी के अंदर भी इसको पढ़ा है दूसरे चैप्टर के अंदर। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, बॉडी के इन्वायरमेंट, लेट्स सपोज बॉडी एक बॉर्डर पॉइंट है। एक इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर है, एक इन्वायरमेंट बॉडी के बाहर है। जो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है वो इंट्रासेलुलर है, जो बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये है ऑर्गेनिज्म लेवल पे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, जो इन्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, जो मेरे बाहर का इन्वायरमेंट है, और जो मेरे अंदर का इन्वायरमेंट है वो इंट्रा सेलुलर है। इसी तरह अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो एक सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो इंट्रा सेलुलर होगा, और उस सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। यानी मेरी बॉडी के अंदर भी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है सेल लेवल पे, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखूं तो इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर है। अगर मैं सेल लेवल पे देखूं तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स के बाहर, बॉडी के अंदर सेल्स के बाहर जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल्स के अंदर का इन्वायरमेंट होगा वो होगा इंट्रा सेलुलर। अब होम्योस्टेसिस हमने देखना क्या है कि बाहर जितनी मर्जी चेंज हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म लेवल पे, नॉट ऑन द सेल लेवल। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी मर्जी चेंज हो जाए, इंसान की या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहे, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक नैरो रेंज के अंदर फिक्स रहे। याद रखिएगा, कुछ लोग इसको समझते हैं कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स का वर्ड में यूज करो, लेकिन मैंने कहा नैरो रेंज में फिक्स रहे, यानी एक स्पेसिफिक रेंज है। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इंसान की बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट एक खास रेंज के अंदर, फ्रॉम समवेयर अप टू समवेयर, एक नैरो रेंज के अंदर रहे, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट जितना मर्जी चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये किस तरह होती है। इसके 3 प्रोसेसेस हैं। कितने प्रोसेसेस हैं? 3। द फर्स्ट वन, जो पहला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया है कि ये जो होती है सेल लेवल पे भी होती है एंड ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी होती है। बट होती क्या है? ओस्मो का मतलब होता है वाटर, और जहां वाटर आ जाए उसके साथ मस्ट है कि उसके अंदर सॉल्यूट्स या साल्ट्स डिसॉल्व होंगे। तो हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन क्या होगी? मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। आपकी बुक ने जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे लिखी हुई है, सेल लेवल पे नहीं लिखी हुई। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या है कि भाई एनवायरनमेंट के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, अक्सर चेंज होती रहती है। कभी एनवायरनमेंट में पानी और साल्ट्स कम होते हैं और कभी जो है क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन उस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर
एक खास रेंज के अंदर पानी की मिकदार मौजूद रहती है। बॉडी एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, एक खास एडॉप्ट कर लेती है अपने आप को एक खास रेंज के अंदर। ठीक है, गर्मी है तो और तरीके से बॉडी अपने अंदर पानी की मिकदार को एडजस्ट करती है, सर्दी है तो और तरीके से एडजस्ट करती है। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने आज सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन बेस पढ़ना है। अब जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे आपकी बुक ने डेफिनेशन लिखी है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और सेल लेवल पे कौन सी होती है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर पहले ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑफ वाटर कहाँ होगा? सेल में। सेल के अंदर का एनवायरनमेंट इंट्रासेलुलर और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जबकि सेल लेवल पे जो ओस्मो रेगुलेशन है वो होती है बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड extracellular environment, between intracellular and extracellular environment. Intracellular inside the cell, extracellular outside the cell, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एनवायरनमेंट है इंट्रासेलुलर और जो बाहर है वो क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर है। याद रखिए, ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी ने मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं। ठीक है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के पास डिफरेंट मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी फ्लडेड है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो बॉडी ऐसा नहीं है कि बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म है या उनके सेल्स हैं वो पानी से भर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर बाहर खुश्क-साली है, गर्मी है, ड्राई एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब नहीं है कि बॉडी के जो सेल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर कोई भी एनवायरनमेंट हो, किसी भी तरह का, पानी ज्यादा वाला हो, फ्लडेड विद वाटर हो या ड्राई एनवायरनमेंट हो, हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने अंदर रखने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करती है। होमियोस्टेसिस बेसिकली बॉडी की इंटरनल एडेप्टेशन है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? ये होमियोस्टेसिस चेंज होती रहती है। ये बॉडी अपनी एडेप्टेशन डिफरेंट मेथड से करती है, लेकिन ये चेंजिंग आती कब है? जब बाहर का माहौल चेंज होता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं कि पहला कंपोनेंट ओस्मो रेगुलेशन था, दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन नाम से ही जाहिर है, थर्म का मतलब टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब मेंटेन करना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। ठीक है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब क्या है? थर्मो रेगुलेशन। ये आगे पूरे इसके जो है प्रोसीजर्स हैं कि एनिमल्स कैसे करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, फिर प्लांट्स कैसे करते हैं, फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे करते हैं, फिर पढ़ेंगे फिशेस कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो थर्मो रेगुलेशन देखें, आपको पता है कि इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। बाहर चाहे 50 डिग्री हो जाए, बाहर चाहे 20 डिग्री हो जाए, बॉडी ने क्या मेंटेन करना है? 37 डिग्री। कैसे मेंटेन करती है ये आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन नाम से जाहिर है, एग्जिट से निकला है। एग्जिट क्या होता है? किसी चीज का अंदर से बाहर निकलना। अच्छा याद रखें, जहां भी वर्ड एक्सक्रीशन आए, जो भी चीज अंदर से बाहर निकलेगी वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बुक में लिखा है मेटाबोलाइट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या लिखा है बुक ने? मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, एज लाइक डाइजेशन के नतीजे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में।
एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और बॉडी के अंदर वो एक डिफरेंट कंसंट्रेशन में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो कौन सा है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। वो कौन सा है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर आता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। These are three nitrogenous waste products। जब एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो मेजर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ये होंगे। अच्छा, अब बॉडी इसको मेंटेन कैसे करती है? हाउ बॉडी डू दिस? बॉडी इसको कैसे मेंटेन करती है? ये तीनों काम कैसे करती है? कोई ना कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। बॉडी के अंदर ये सिस्टम है जो इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। इस कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर एग्जैक्टली। अब क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं ये किसी भी चेंज को रिसीव करेंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में होगी या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगी। लेट्स सपोज हमें गर्मी लगती है तो गर्मी एक चेंज है, एक स्टिमुलस है, उसको फील कौन करेंगे? रिसेप्टर्स। और ये कहाँ होते हैं? स्किन के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, ये उस क्या करते हैं? आर से याद रख लें, दे रिसीव स्टिमुलस या चेंज, और ये चेंज कहां पे होगी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। और इस चेंज को कहां भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर 2 चीजों से मिलकर बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो रिसेप्टर से पहले चीज कहां पे आएगी? स्पाइनल कॉर्ड में जो स्टिमुलस है। फिर कहां पे आएगा? ब्रेन में आएगा। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन मोड में पढ़ना है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि जो चेंज आई है उसके खिलाफ बॉडी को किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। इज दैट क्लियर? और जब एनालाइज हो जाएगा तो ये हेड ऑफिस है, ये ऑर्डर जारी करेगा कि बॉडी में उस चेंज के रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए। और उस ऑर्डर कौन फॉलो करवाएगा? ऑर्डर हेड ऑफिस नहीं फॉलो करवाएगा, ये ऑर्डर जारी करेगा किसको? इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स में क्या आते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये ऑर्डर को क्या करेगा? फॉलो करवाएंगे। यानी यहां पे आके इफेक्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करवाते हैं? इस जो चेंज हुई थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, चाहे वो टेम्परेचर की चेंज थी, चाहे वो पेन हुई थी या कुछ भी था, उसको क्या करते हैं? उसके रिस्पॉन्स, उस चेंज का रिस्पॉन्स कौन करवाते हैं? इफेक्टर्स करवाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि आपकी बुक में इस वक्त नहीं है, लेटर ऑन जाकर डिस्कस करेंगे। अगर आपका जो चेंज है वो टेम्परेचर है, बाहर गर्मी है, तो मैसेज जाएगा रिसेप्टर के थ्रू कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर के पास जाएगा। और क्या होगा? गर्मी में आपको क्या होता है? टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होता है, तो बॉडी कम करने के लिए क्या करती है? पसीना आता है, पर्सपायरेशन। इसी तरह सर्दी हो तो फिर इफेक्टर्स क्या करते हैं? आप काम होते हैं शिवरिंग। शिवरिंग से बॉडी के मसल्स मूव करते हैं और मसल्स की मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। और ये सारी की सारी चीजें जो है, ये जो कंट्रोल होती हैं, हम इसको एक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ये तीनों चीजों को मिला के जो मैकेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो बॉडी के इंटरनल सारी के सारी होमियोस्टेसिस करवाते हैं, जो मैकेनिज्म, जो सिस्टम है वो वो कंट्रोल सिस्टम है। और जो चीजों को मेंटेन कराता है मैकेनिज्म, वो फीडबैक मैकेनिज्म है। और आपने पढ़ा हुआ है 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करवाता है? इसमें जो चेंजेस होती हैं,
जो रिस्पॉन्स होता है वो चेंजेस के डायरेक्ट होता है, मतलब इनवर्स नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर जो है कोई भी चीज एज लाइक कोई चेंज है वो कम है और रिस्पॉन्स भी कम है, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर कोई चेंज है ज्यादा है उसका रिस्पॉन्स भी ज्यादा हो तो डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो ये कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। किस किस के दरमियान, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर रिलेशन इनवर्स हो, किस किस के दरमियान, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अगर रिलेशन इनवर्स यानी उलट हो, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और हमारे पास हमारी बॉडी में ज्यादा कौन से मैकेनिज्म्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है 95%। जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल है कि टेम्परेचर वाला नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि भाई बाहर बॉडी का टेम्परेचर, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा था हमारी बॉडी ने क्या किया, रिसेप्टर्स ने टेम्परेचर को फील करके हमें क्या करवाया, हमें पसीना दिलवाया, जैसे मुझे अभी भी आ रहा है, पसीना दिलवाया, और पसीने के साथ साथ मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। अब ये टेम्परेचर कम होना रिस्पॉन्स है, और चेंज क्या कब हुई थी, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ था तो मेरी बॉडी ने फील किया था। तो टेम्परेचर ज्यादा होना क्या था, मेरा स्टिमुलस था, उसके रिस्पॉन्स में पसीना आया, टेम्परेचर कम हो गया, तो ये रिस्पॉन्स, ये दोनों एक दूसरे के उलट है। इसी तरह बाहर अगर ठंड होती तो मेरी बॉडी मुझे शिवरिंग स्टार्ट होती, जिससे टेम्परेचर राइज करता, तो ये क्या एक दूसरे के उलट है, बाहर कम था टेम्परेचर, शिवरिंग से मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ये क्या इनवर्स रिलेशन है। तो अगर तो रिस्पॉन्स और जो हमारे पास स्टिमुलस है इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अदरवाइज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट वाज द एंड ऑफ आवर टुडे टॉपिक।